continue with we will continue with theory revision of optics. कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, तो आज हमारे पास आखिरी 1 hour and few minutes है to repeat all the remaining theory parts. So again you need to pay complete attention here. तो कल हमने लास्ट टॉपिक देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. एंड देन वी हैव कवर्ड टोटल या फिर इफेक्टिव एपरेंट डेप्थ व्हेन यू हैव n नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. तो क्या फॉर्मूला था एपरेंट डेप्थ का? व्हाट वाज द एपरेंट डेप्थ इफ यू हैव various immiscible liquids in a beaker? d1 by mu1, where d1 is depth of first liquid, mu1 is refractive index of first liquid, plus d2 upon mu2 plus d3 upon mu3. जितने लिक्विड्स होंगे उतने. उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन फाइंड किया था, याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड्स, म्यू कॉम्बिनेशन याद है आपको? म्यू कॉम्बिनेशन क्या था? म्यू कॉम्बिनेशन टोटल रियल डेप्थ अपॉन टोटल एपरेंट डेप्थ. टोटल रियल डेप्थ क्या होता है? d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 बाय mu1 प्लस d2 बाय mu2 प्लस d3 बाय mu3. जितने लिक्विड्स होंगे उतने. तो यहां तक कल हमारा हुआ था. नाउ वी विल रिवाइज, विल सी व्हाट इज लैटरल शिफ्ट. तो स्टेट बोर्ड थ्योरी में आपको लैटरल शिफ्ट तक होता है, और यहाँ पे एक और आएगा नॉर्मल शिफ्ट. तो जेडबल नीट में आपको एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट. तो पहले लैटरल शिफ्ट क्या है वो देख लेते हैं अच्छे से. तो इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है. आप बातें करना बंद कर दो, अब बहुत हो गया. तो इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब था, एंड in this case when light is incident on, let us say, upper surface पे जब लाइट इंसिडेंट होगा तो इसका डबल रिफ्रैक्शन होता है. क्यों? क्योंकि पहली बार रिफ्रैक्शन होगा अपर सरफेस पे, एंड लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो लाइट का बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल. दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ लोअर सरफेस पे, यहाँ पे. इन दिस केस लाइट इज गोइंग फ्रॉम denser to rarer, it will bend away from normal, something like this. और अगर ये स्लैब होता ही नहीं, इमेजिन ये स्लैब नहीं होता, तो रे ऑफ लाइट कैसे आता? स्ट्रेट. तो लाइट वुड हैव वेंट स्ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ दिस स्लैब. बट बिकॉज ऑफ द स्लैब, बिकॉज ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, वन रिफ्रैक्शन एट अपर सरफेस, अदर रिफ्रैक्शन एट लोअर सरफेस, इस रे का क्या हुआ? डबल रिफ्रैक्शन हुआ. डबल रिफ्रैक्शन की वजह से जो एमर्जेंट रे है, ये ऊपर इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एमर्जेंट रे है. तो जो एमर्जेंट रे है, इट इज कमिंग आउट पैरेलल. किसको पैरेलल? ओरिजिनल डायरेक्शन को, इंसिडेंट डायरेक्शन को. तो रिमेंबर, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ट्वाइस, one at upper surface and the other at lower surface, the emergent ray is coming out parallel to the incident direction. और अगर थिकनेस, इफ यू रिमेंबर, थिकनेस ऑफ द स्लैब को हमने डिनोट किया था T से. ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. और ये जो शिफ्ट है, इसको आप बोलते हो लैटरल शिफ्ट. इसको डिनोट किया था हमने D से. हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिराइव ऑलरेडी किया है ये स्टेट बोर्ड में. इट इज जस्ट टू रिकॉल द फॉर्मूलाज. तो अगर आपको लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद होगा, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ लैटरल शिफ्ट? D इक्वल टू T sec R into साइन ऑफ I माइनस R. रे का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार अपर सरफेस पे, एक बार लोअर सरफेस पे. एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट डायरेक्शन. तो जो डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज गिवन बाय परपेंडिकुलर. और ये भी इंपॉर्टेंट है, दो लाइंस में या दो रे में अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हो? एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉ करते हो? परपेंडिकुलर. तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हो आप? लैटरल शिफ्ट. कितना आया था ये? T sec R, where R is angle of refraction, sin of I minus R, where I is angle of इंसिडेंस. तो ये आपका स्टेट बोर्ड में हुआ था विथ डेरिवेशन. अब आपको और एक टाइप का शिफ्ट पता होना चाहिए जिसको आप बोलते हो नॉर्मल शिफ्ट. लैटरल शिफ्ट में एक रे इन्वॉल्व है,
और नॉर्मल शिफ्ट में दो रेज इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास दो कॉन्वर्जेंट रेज है, कॉन्वर्जेंट मतलब दे आर बेसिकली रीचिंग सेम पॉइंट। तो हमारे पास दो रेज है विच आर कॉन्वर्जेंट रेज, और अगर हम इन कॉन्वर्जेंट रे के पाथ में एक स्लैब रख दें, imagine we are placing a slab in the path of these convergent rays, और अगर स्लैब नहीं होता तो पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस को मैं नाम दे दूंगा, लेट अस कॉल दिस एज ओ डैश। तो अगर ये स्लैब नहीं होता तो कॉन्वर्ज क्या होता, ओ डैश पे। लेकिन स्लैब होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, राइट। दो बार रिफ्रैक्ट होगा, पहले बार यहाँ पे होगा, दूसरी बार दूसरे सरफेस पे होगा, सरफेस नंबर 2 पे। तो पहले सरफेस पे रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर। तो इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, पक्का। तो रे ऐसा जाएगा, ये अवे हो गया ना, टुवर्ड्स, इसको बोलोगे टुवर्ड्स नॉर्मल, करेक्ट, गुड। एंड सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो, दूसरे रे के साथ भी ये भी यही होने वाला है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और सेकेंड सरफेस पे वापस एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे भी डबल रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे भी डबल रिफ्रैक्शन है, ओनली डिफरेंस इज वहां पे सिंगल रे था, यहाँ पे दो रेज। अब सेकेंड सरफेस पे रे कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। तो इट विल बी गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आइडियली होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि एक्चुअली अगर स्लैब नहीं होता तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता ओ डैश, लेकिन स्लैब पे से कहाँ हो रहा है, ओ पे। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन ओ एंड ओ डैश, इसको आप बोलते हो नॉर्मल शिफ्ट, डिनोटेड बाय एक्स। तो नॉर्मल शिफ्ट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन the point of convergence without slab and the point of convergence with slab. अगर thickness of the slab is t, refractive index of the material is mu, then normal shift x is given by, important, t into 1 minus 1 by mu. तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा t into 1 minus 1 by mu। अगेन हमको ये फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। lateral shift for a single ray, t sec r sin of I minus r. Normal shift for two rays, x equal to t 1 minus 1 by mu, राइट। और याद कैसे रखते हो, तो याद रखने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे म्यू है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे म्यू नहीं है। तो अगर कंफ्यूज हो तो सिर्फ याद रख लेना कि नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूला में म्यू आता है और यहाँ पे नहीं आता। इसके बाद हमने देखा था समथिंग कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू मस्ट रिमेंबर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस थे। कौन से दो कंडीशंस थे, द लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, नंबर 2 द रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तो अभी रिवाइज कर लो। हमारे पास एक डेंस मीडियम है जैसे ग्लास, उसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है, यू हैव सम सोर्स ऑफ लाइट हियर, इसको नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज ओ, सम सोर्स ऑफ लाइट ओ। इस सोर्स में से जो भी रे होगा, अगर वो स्ट्रेट गया, ओ ए नाम देता हूँ, ओ ए रे, मैंने आपको बताया था और हमने प्रूव भी किया था कि ये जो रे है, इवन दो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लेकिन इसका बेंडिंग नहीं होगा। क्यों बेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हो, नॉर्मल से। जो ये रे तो खुद नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आता है बाय स्नेल्स लॉ। मैं काम करता हूँ, और बाय डिफॉल्ट ओरिजिनली जहां से लाइट स्टार्ट हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम 1, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। जहां जा रहा है मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। by Snell's law, if you remember, μ1 sin I equal to μ2 sin R।
म्यू1 की वैल्यू कुछ भी हो, फिलहाल वी डोंट केयर। व्हाट इज आई? जीरो। तो व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। ये आ गया जीरो इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू टू को भी शिफ्ट कर दिया तो जीरो अपॉन म्यू टू इज अगेन जीरो। तो साइन आर कितना आ गया? जीरो। साइन आर जीरो मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। इसका मतलब अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? जीरो। मतलब ये जो रे है ये सीधा जाएगा, इट विल नॉट बेंड। हम अगर और रेज की बात करें तो ये जो रे है ओबी, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज नॉर्मल। तो द रे ऑफ लाइट, लेट अस से ओबी, इसको नाम दे देंगे हम लोग ओबी। दिस रे ओबी कहां से कहां जाएगा? रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। कोई और रे होगा ओसी, तो इट विल बेंड फर्दर फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसा करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा, फॉर सम रे यू विल हैव अ स्टेज वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो ऐसा एक स्टेज आएगा जिसमें रिफ्रैक्शन एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, for which angle of refraction is 90 degree, is known as critical angle. Critical angle of incidence. The angle of incidence inside denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is known as critical angle. अगर critical angle से ज्यादा angle हुआ, angle of incidence if it is greater than critical angle, तो क्या होता है फिर? Total internal reflection. Then the ray of light is not able to go outside. वो रे ऑफ लाइट जो है अंदर के अंदर ट्रैप हो जाएगा, उसका टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव किया था, कर लेते हैं वापस से। तो एट क्रिटिकल एंगल अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू वन साइन आई, इन दिस केस साइन आई सी, इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ 90, क्योंकि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई कर रहा हूँ स्नेल्स लॉ। म्यू वन को मैं फिलहाल म्यू बोल देता हूँ, तो म्यू साइन आई सी। म्यू टू बाहर मैं एयर मान देता हूँ, तो रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ एयर इज 1। म्यू टू इज 1, साइन 90 इज 1, तो म्यू साइन आई सी इक्वल टू 1। तो व्हाट इज साइन आई सी? 1 बाय म्यू। So what is IC? Sine inverse of 1 by mu. तो ये था क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। इसके बाद हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने 3 एप्लीकेशंस कवर किए थे। एक था ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद एक था पेरिस्कोप, और एक था क्या था, क्या? प्रिज्म बाइनोक्यूलर। तो फॉर जेडबल नीट यू डोंट नीड पेरिस्कोप, यू डोंट नीड प्रिज्म बाइनोक्यूलर। सिर्फ आपको क्वेश्चन आते हैं अगर जेई नीट में, तो दे आर ओनली बेस्ड ऑन, आल्सो फॉर सीईटी दे आर ओनली बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिक। तो ऑप्टिकल फाइबर पे ही क्वेश्चंस आते हैं, और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पता होना चाहिए बेसिक्स। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ फाइबर ऑप्टिक। व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक? इट इज अ ग्लास ट्यूब विच हैज सेंट्रल डेंस मटेरियल नोन एज कोर। तो सेंटर में एक डेंस मटेरियल है विच इज कॉल्ड एज कोर। तो यहाँ पे यू हैव अ डेंस मटेरियल कॉल्ड एज कोर, और इसका अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद होगा तो रफली रफली कितना था? 1.7। एंड दिस इज कोटेड विथ अनदर मटेरियल विच इज नोन एज क्लैडिंग। तो कोर को हमने एक मटेरियल से कोट कर दिया, दैट इज थिन कोटिंग, एंड दिस कोटिंग इज नोन एज क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.5। तो डेंसर कौन है? कोर। रेयर कौन है? क्लैडिंग। वेरी गुड। तो अभी याद रखो इसको। आई विल जस्ट ड्रॉ अनदर डायग्राम, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल्स दिखाने हैं। तो यू हैव अ कोर, सेंट्रल कोर विच इज डेंसर, एंड देन यू हैव अ कोटिंग, cladding, which is rarer, and this is called as optical fiber. अब हम करते क्या है, हम एक एंड से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू पुट द रे, मतलब लाइट, इनसाइड दिस।
और ये क्यों कहाँ यूज होता है? टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो हाई स्पीड इंटरनेट आता है ऑप्टिकल फाइबर, उसमें यूज होता है। तो हमको रे ऑफ लाइट को अंदर भेजना है, तो हम एक साइड से, किसी भी साइड से आप इस लाइट को अंदर एंटर करवाओगे, तो बाय द वे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? टू डेंसर। क्या होगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ से ये लाइट का बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसके आगे अच्छे से सुनना, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इफ यू सी लाइट का बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होने के बाद लाइट कहाँ पे जाके इंसिडेंट हुआ? वॉल पे। किसके वॉल पे? फाइबर ऑप्टिक के वॉल पे। और फाइबर ऑप्टिक में कोर था डेंसर, क्लैडिंग था रेयरर, तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द कोर, मतलब ये एंगल, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल समथिंग लाइक दिस। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्या है? क्रिटिकल एंगल है। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम इफ द रिफ्लेक्शन इज इन सेम मीडियम। करेक्ट। देन अगर वैसा हुआ तो यहाँ पे भी मोर और लेस यू विल फाइंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे भी मोर और लेस वैसा ही होने वाला है। इफ दिस इज आईसी, दिस एंगल इज अगेन आईसी। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ओके। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और फिर वापस से क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर जब हमको इस रे को बाहर निकालना है, वहां पे हम इसको कट करते हैं एंड देन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बट दिस एंगल नाउ इज नॉट क्रिटिकल, तो लाइट विल गो। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आप थोड़ा और एनालिसिस करोगे, इफ यू डू लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल को कुछ नाम देता हूँ, लेट अस से आर, और ये एंगल को नाम देता हूँ अल्फा। अगर मैं अल्फा चेंज करता हूँ तो आर चेंज होगा, और अगर आर चेंज हुआ तो आईसी चेंज होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो फिक्स। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगर मैंने अल्फा चेंज किया तो आर चेंज होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स μ1 साइन अल्फा इक्वल टू μ2 साइन आर। मतलब ये जो आर है ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा। इफ यू चेंज अल्फा, आर विल चेंज। इफ आर चेंजेस देन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। मतलब आर प्लस आईसी कितना है? 90 है। मतलब आईसी क्या है? 90 माइनस आर। अल्फा चेंज हुआ, आर चेंज हुआ, आर चेंज हुआ, तो कौन चेंज हुआ? आईसी। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनसाइड द ट्यूब मे नॉट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल हुआ तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, द रे विल गो आउट फ्रॉम हियर, यहीं से बाहर निकल जाएगा। करेक्ट। तो विच एंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? अल्फा। इसको आप बोलते हो एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हो इसको? एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हो इसको? एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस, ये जो एंगल है एक्सेप्टेंस एंगल, दिस एंगल टर्न्स आउट टू बी, एक्सेप्टेंस एंगल टर्न्स आउट टू बी, इसका फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ओके। तो अभी ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और ये μ1 μ2 क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज μ1, व्हाट इज μ2? Refractive index of core is called as μ1 and refractive index of cladding is called as μ2। तो अल्फा क्या है? साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आया था। और अगर आपको एक्सेप्टेंस एंगल क्या है वही नहीं पता, acceptance angle is the angle of incidence at one side of the tube for which the angle of incidence at the wall of fiber optic is greater than critical angle। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो ये एंगल है उसको क्या बोलते हो? एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल में जो ये टर्म आ रहा है अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर
माइनस म्यू टू स्क्वायर, इसको आप बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरिकल एपर्चर। तो दिस टर्म अंडर रूट ऑफ mu1 square minus mu2 square is known as numerical aperture. So this is numerical aperture. तो अगर आपको न्यूमेरिकल एपर्चर पूछा हो तो अंडर रूट ऑफ mu1 square minus mu2 square फाइंड करो। एक्सेप्टेंस एंगल पूछा हो तो साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड करो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एपर्चर है तो अल्फा क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर। और इन शॉर्ट न्यूमर एपर्चर को लिखते हैं NA। तो बेसिक बेसिक चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद हमको देखना है फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश या फिर फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ स्विमर। तो लेट अस नाउ सी फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश और अ स्विमर और 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 सबमरीन। तो द आइडिया हियर इज वेरी सिंपल। फॉर अ फिश, अभी हमारा अगर केस लोगे, ह्यूमंस का केस लोगे, या फिर एनी एनिमल, एनी लिविंग बीइंग हु लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जैसे हम है, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो हमारा जो फील्ड ऑफ विजन है, मतलब हम कितना रीजन कवर कर सकते हैं अपने आंखों से, दैट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड ऑफ विजन। हाउ फार यू कैन सी हेमिस्फीयर, you can see from east to west, you can see from north to south, you can see from northeast to southwest, you can see from northwest to southeast। तो पूरा एक अगर आप देखोगे तो हेमिस्फीयर बनेगा। डेफिनेटली यू कैन नॉट सी थ्रू अ स्फीयर, तुम जमीन के आर पार नहीं देख सकते हो लॉजिकली स्पीकिंग। तो योर फील्ड ऑफ विजन इज अ हेमिस्फीयर। लेकिन फिश के केस में वैसा नहीं है। फिश या फिर एनी एनिमल, एनी लिविंग बीइंग who is inside the water, maybe for temporary। तो अगर यहाँ पे एक फिश है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ डॉट हियर फॉर फिश। फिश, वी ह्यूमंस व्हेन वी आर इनसाइड वाटर, और सबमरीन से कोई देख रहा होगा तो होता क्या है, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, राइट। तो व्हाइल लुकिंग आउटसाइड, प्रॉब्लम क्या है कि जब तक ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तब तक आप बाहर देख सकते हो। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा हुआ, तो इफ यू आर ट्राइंग टू लुक हियर, आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब मतलब ये है कि तुम देखना बाहर जाते थे लेकिन तुमको अंदर का ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ना जहां से राइट लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है। तो यू आर एक्चुअली सीइंग थिंग्स इनसाइड वाटर इटसेल्फ। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एनी ऑब्जर्वर विच इज इनसाइड वाटर, उसका फील्ड ऑफ विजन एक कोन होता है, कोन। क्यों कोन? क्योंकि हर डायरेक्शन में, इन ईच डायरेक्शन, दैट ऑब्जर्वर कैन सी ओनली अप टू क्रिटिकल एंगल। तो द फील्ड ऑफ विजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ कोन। तो फिश का केस हो, स्विमर का केस हो, या फिर सबमरीन का केस हो, द फील्ड ऑफ विजन इज जस्ट अ कोन, इट इज नॉट अ हेमिस्फीयर। अब क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बोलते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। अभी रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन का मतलब क्या है वो भी समझ लो। तो फॉर एग्जाम्पल ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो कोन का बेस है ये कैसा दिखता है? सर्कुलर। हाउ डज द बेस ऑफ द कोन लुक्स लाइक? सर्कुलर। तो ये आ गया आपके पास बेस ऑफ कोन। गुड। तो कई बार आपको क्वेश्चन में रेडियस पूछा होता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस आउट। और ये हो गया हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। तो वर्टेक्स से बेस तक जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है हाइट। ये हो गया रेडियस आर। तो दिस इज रेडियस आर, दिस इज हाइट एच। क्लियर?
करेक्ट है? ओके, अल्फा की वैल्यू म्यू1 और म्यू2 पे डिपेंड करती है। एक्सेप्टेंस एंगल में अल्फा की वैल्यू इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोर का नॉर्मली 1.7 होता है, क्लैडिंग का 1.5 होता है, बट यू मे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। You have to work out. It is not fixed because it will depend on this. If for a combination of core and cladding it is fixed. हाँ, ऐसा नहीं होता है ना, तो हम लोग एंगल वैसा सेट करते हैं ना। हमारा काम क्या था कि सिर्फ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू चाहिए, हो गया खत्म। So whatever it is, if critical angle is 50 degree, you have 50.1 done. Why do you want to have much larger angle of incidence? हाँ, तो वो थिकनेस ऑफ ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा कि कितना ट्यूब का थिकनेस है और आपको कितने डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसमिशन करना है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करना है तो यू विल नॉट वांट more reflections, you will want less number of reflections so that the light goes straight and then one reflection and then it goes straight again. तो ये जो, चलो गुड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अभी फील्ड ऑफ विजन से इधर आ जाते हैं 2 मिनट के लिए। ये अल्फा की जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि तुमको कितने दूर तक डेटा को ट्रांसमिट करना है। जितने दूर तक डेटा को ट्रांसमिट करना है उसके हिसाब से तुम म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू एडजस्ट करोगे। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट करना है तो यहाँ ध्यान दो, तो यू मे हैव लार्ज नंबर ऑफ TIR, लार्ज नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपको लार्ज डिस्टेंस तक फाइन डेटा को ट्रांसमिट करना है तो डेफिनेटली यू डोंट वांट लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टू ऑकर। तो आपकी कोशिश ये होगी कि जितने कम रिफ्लेक्शन हो उतना फास्ट डेटा जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कैन बी एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यू1 एंड म्यू2। वी विल ट्राई टू पुट सम न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, कमिंग बैक हियर, इफ यू हैव फर्दर मोर क्वेश्चंस प्लीज कांटेक्ट मी आफ्टर क्लास। कमिंग बैक टू फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश। अब ऑब्जर्वर कहाँ था? डेंसर मीडियम में। उसका फील्ड ऑफ विजन किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल पे। ये जो कोन बना उसका बेस क्या है? सर्कल। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो रेडियस ऑफ बेस पूछते हैं, मतलब आर पूछते हैं, या फिर आपको एरिया ऑफ बेस पूछते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, तो आर तो वैसे भी लगेगा ना। इफ यू लुक एट द ज्योमेट्री, ये अगर आईसी है तो फिर ये कौन है? आईसी बाय अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ये आ गया आईसी। तो व्हाट विल बी tan आईसी फ्रॉम हियर? व्हाट विल बी tan ऑफ क्रिटिकल एंगल? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, r बाई h। तो r बाई h, तो r क्या आ गया? h इंटू tan आईसी। अगर आपको हाइट ऑलरेडी दिया है, मतलब डेप्थ दिया है, बोलो अगर द फिश इज एट 200 मीटर्स, ठीक है, तो h इज 200 मीटर। क्रिटिकल एंगल दिया होगा तो ठीक, तो डायरेक्टली ये यूज करना। पर अगर आपके पास क्रिटिकल एंगल नहीं है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, तो फिर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। tan आईसी विल बी sin आईसी बाय cos आईसी। sin आईसी तो तुमने अभी फाइंड किया था ना, क्या था sin आईसी? 1 बाय म्यू। बट व्हाट इज cos आईसी? यू डोंट नो। व्हाट इज cos आईसी? यू डोंट नो। तो व्हाट विल यू डू हियर? यू नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज 1। तो फिर sin स्क्वायर आईसी प्लस cos स्क्वायर आईसी इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर आईसी इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर आईसी। तो cos आईसी इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर आईसी। तो 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि sin आईसी क्या है? 1 बाय म्यू। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू। तो आपको मिल गया cos आईसी, एंड देयरफॉर यू विल गेट r इक्वल टू h sin आईसी। क्या था sin आईसी? 1 बाय म्यू अपॉन cos आईसी। क्या है cos आईसी? म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू। म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू, म्यू म्यू हो गया कैंसल, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट? ये हो गया रेडियस ऑफ बेस। कभी कभी पूछेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेस क्या है? सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, आर तुम्हारे पास है, तो h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ r का स्क्वायर कर लिया, h स्क्वायर, और रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1।
अब नॉर्मली जब मैं बोल रहा हूँ फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, तो फिश कौन से मीडियम के अंदर होता है? हाँ डेंसर, लेकिन वाटर। तो फिर फॉर वाटर दैट इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू 4/3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर, तो 16/9 माइनस 1, तो कितना आएगा? एच अपॉन, अरे बराबर है, क्या आएगा बताओ तो क्या आएगा? हाँ तुम, मैं ऑफ कोर्स अभी आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किसको पूछता हूँ क्वेश्चन। मैं ऐसा गलत, तुम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुम, हाँ तुम बताओ, व्हाट इज 16 - 9? 7 अपॉन 9, व्हाट इज रूट ऑफ 9? 3, 3 जाएगा ऊपर, तो व्हाट विल बी आर? 3h बाय रूट ऑफ 7। तो ये आ गया वाटर के लिए। और अगर आपको एरिया ऑफ बेस पूछा होगा, पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? 3h, तो उसका स्क्वायर 9h स्क्वायर बाय 7 हो गया। एरिया ऑफ बेस इज पाई 9h स्क्वायर बाय 7। क्लियर यहाँ तक? गुड। देन तो ये दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव इन योर स्टेट बोर्ड। इसके बाद हमने देखा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम a single curved surface, from a single curved surface। हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस था, तो यू हैव अ सिंगल कर्व सरफेस, और सिंगल कर्व सरफेस के केस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो था एक मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट वाज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो डिस्टेंस है इसको तुम बोलते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u, एंड द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट इज μ1। और इसका जो इमेज बनता है, अब मैं ये पूरा डिराइव नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करना है। यहाँ जो इमेज बनता है इसका i, तो दिस इमेज फॉर्म दिस i, और इमेज डिस्टेंस कितना था इसका? v। और इमेज कौन से मीडियम में बना? सेकेंड मीडियम में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज μ2। एंड देन इसका जो रेडियस है, इस सरफेस का जो रेडियस है दैट इज r, दिस इज r। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो अगर आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। इमेज कहाँ बना है? सेकंड मीडियम में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? v, माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, मतलब μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये था रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। ओके, यहाँ तक क्लियर? देन इसके बाद इफ यू रिमेंबर, वी हैव सीन लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन देखा था हमने। इसके बाद लेंस मेकर्स इक्वेशन, तो लेंस मेकर्स इक्वेशन इट ऑफ कोर्स यू मस्ट रिमेंबर क्या था? 1 बाय फोकल लेंथ 1 बाय f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। हमारे पास एक लेंस है, ये पहला सरफेस है। पहले सरफेस का जो रेडियस है वो है r1, ये दूसरा सरफेस है, इसका जो रेडियस है वो है r2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज μ2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज μ1। तो 1 बाय f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय r2 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यू विल रियलाइज इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में समझ में आएगा क्यों। और नॉर्मली क्या होता है कि सराउंडिंग मीडियम क्या होता है? एयर। तो नॉर्मली सराउंडिंग इज एयर, तो उस केस में, तो इफ μ1 is 1, in that case you have 1 by focal length equal to μ2 upon 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। अब तुमने भी चश्मा पहना है, बहुत लोगों ने, मैंने भी पहना है। सराउंडिंग में क्या है? एयर है। तो एयर है तो फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज 1। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन वी हैव सीन something called as लेंस फॉर्मूला। याद है कि लेंस फॉर्मूला, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गुड।
यहाँ तक आपके स्टेट बोर्ड में होता है। अब आगे के जो 2 टॉपिक है वो ओनली फॉर जेईई नीट है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर ये लेंस इंस्टेड ऑफ एयर, इसको अगर मैंने किसी और मीडियम में रख दिया, किसी लिक्विड में रख दिया, वाटर में रख दिया, तो उस केस में व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ। तो इफ यू कीप फॉर एग्जांपल लेंस इन अ लिक्विड, तो एग्जांपल हम लोग डिराइव कर लेंगे, लेंस केप्ट इन अ लिक्विड। तो सपोज ये जो लेंस था, मैंने इस लेंस को एक लिक्विड में रख दिया, सम काइंड ऑफ लिक्विड, वाटर भी हो सकता है वो वाटर का केस हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ स्पेशल केस। फिलहाल टेम्पररीली μ2 is the refractive index of lens, और lens is normally made up of glass, तो μ2 equal to μg, क्योंकि लेंस तुम किससे बनाते हो नॉर्मली, ग्लास से, तो μ2 इक्वल टू क्या आएगा, μg। सराउंडिंग में एक लिक्विड है, सम काइंड ऑफ लिक्विड, इट कैन बी वाटर ऑल्सो, तो वाटर का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सराउंडिंग में यहाँ पे लिक्विड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 विल बी इक्वल टू μl। तो इस केस में जब आप फोकल लेंथ फाइंड करते हो तो 1/fl, व्हाट इज fl, फोकल लेंथ ऑफ लेंस की फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड की फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद सराउंडिंग एज लिक्विड। तो किसका फोकल लेंथ है, लेंस का, कब है, when the surrounding medium is liquid। तो FL is the focal length of lens when the surrounding is liquid, not air। तो इस केस में क्या लिखोगे, क्या था वो याद है क्या फॉर्मूला, μ2 by μ1। व्हाट इज μ2, μg। व्हाट इज μ1, μl minus 1 by r1 minus 1 by r2। तो 1 by r1 minus 1 by r2, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं और हम लोग शॉर्टकट अभी के अभी बना लेंगे, मतलब यू विल नॉट हैव टू कैलकुलेट अलॉट, तो फटाफट से सॉल्व होगा ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे। अब इमेजिन मेरे पास वही लेंस है वापस से, बट दिस टाइम द सराउंडिंग मीडियम इज एयर। तो μ2 की वैल्यू क्या है, μg है, और μ1 की वैल्यू क्या है, 1, राइट, एयर है तो 1 है ऑफ कोर्स, तो सराउंडिंग इज एयर। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल टू μg माइनस 1, क्योंकि μg बाय μa लिखूंगा, लेकिन वो μa 1, तो ठीक है, इस स्टेप में लिख देते हैं 1 by r1 minus 1 by r2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 is 1/fa, इक्वेशन नंबर 1 is 1/fl, इक्वल टू ये क्या है, μg बाय μa माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, μg बाय μl माइनस 1। 1/r1 माइनस 1/r2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि जब डिवाइड करोगे इसमें भी था उसमें भी था, तो दोनों में हो गया कैंसिल। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर। तो व्हाट विल बी FL बाय FA, क्या आएगा, μg बाय μa, व्हाट इज μa, 1, तो क्या आएगा, μg माइनस 1 अपॉन μg बाय μl। डू यू रिमेंबर μg बाय μl, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज μ2 बाय μ1, क्या था ये, it is relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। तो फिर इसी फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हो, what you can do is, यहाँ पे आप सीधा लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो जब आप नोट्स में देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, μg माइनस 1 अपॉन μgl माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1। तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज केप्ट, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज केप्ट इन लिक्विड। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन ऐसा आता है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस
is 10 centimeter. When the same lens is placed in water, what is the focal length of the lens? तो क्वेश्चन क्या था? द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर. जब तुमको सराउंडिंग नहीं बताया है तो तुम बाय डिफॉल्ट क्या लोगे? एयर या फिर वैक्यूम. तो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर? 10 सेंटीमीटर. अब सेम लेंस को तुमने कहाँ रख दिया? वाटर में. तो व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ इन वाटर, ऐसा पूछा है. तो इफ लिक्विड इज वाटर, if liquid is water and lens is of glass, lens is of glass, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या आएगा? लिक्विड कौन है? वाटर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3. ये तो भूलना ही नहीं. दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. पानी के बिना जी नहीं सकते तुम. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 1.5. 1.5 है ना? तो सीधा बैठो. तुम सीधा बैठो. ये तो इसके बाद सीधा मैं मार के भगाऊंगा यहाँ से. हाँ, तुमको ही बोल रहा हूं मैं, सीधा बैठो. इसके बाद गड़बड़ दिखी, इसने ये लिया उसने वो लिया, आई डोंट केयर. तुम अपने दोस्त को भी लेके जाओ बाहर. आई सिंपली डो नॉट केयर. क्या ध्यान दो. व्हाट इज म्यू एल? 4/3. व्हाट इज म्यू जी? 1.5. ये फॉर्मूला जो मैं बना के दे रहा हूँ, दैट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, नॉट एनी अदर लिक्विड, ओनली व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इक्वल टू व्हाट इज म्यू जी वैल्यू? कितना है? 1.5 minus 1 अपॉन what is mu g again? 1.5 मतलब 3/2. आइडियली स्पीकिंग तो मैं 3/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीचे 3/2 लिख रहा हूँ. 3/2 मतलब 1.5 होता है. what is mu l? 4/3. 4/3 minus 1. तो FL अपॉन FA इक्वल टू 0.5 अपॉन 3 हो गया 9. 9/8 minus 1. what is 9/8 minus 1? हाँ, 1/8. 1/8. 8 ऊपर गया तो 8 into 0.5 कितना आ गया? 4. तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4 times ऑफ फोकल लेंथ इन एयर. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था एयर में? वाटर में कितना होगा? 40. सिंपल. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर लिक्विड ये वाटर है तो उस केस में फोकल लेंथ कितना हो जाता है? 4 times ऑफ फोकल लेंथ इन एयर. तो अगर ये बेसिक चीजें पता है आपको तो टाइम बचेगा. इफ यू हैव अ लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इन एयर एंड इफ यू आर प्लेसिंग द लेंस इन वाटर, द फोकल लेंथ विल बी 60 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना. डन. गुड. क्लियर? अब इसके बाद यू शुड नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस. हमको तो अभी तक हमने सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात की है, बट देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस. कॉनकेव में 3 और कॉन्वेक्स में 3. तो टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंसेस एंड इट्स फोकल लेंथ, एंड इट्स फोकल लेंथ. गुड. देन एज यू नो, हमने देखा था ऐसा लेंस, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज बाइकॉन्वेक्स. दिस इज बाइकॉन्वेक्स. और बाइकॉन्वेक्स इक्विकॉन्वेक्स होता है अगर दोनों सरफेस का रेडियस का वैल्यू सेम हुआ. तो अगर mod of r1 और mod of r2 if it is same, then the lens is called as equiconvex. क्या बोलते हैं उसको? Equiconvex. Okay. Then you may have something like this. एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस प्लेन है. क्या बोलोगे इसको? प्लानो कॉन्वेक्स. so this is plano convex. Plano convex. Then you may have one surface as concave and the other surface as convex. इसको क्या बोलोगे? Concavo convex. So this is called as concavo convex. अब
कॉनकेवो क्यों बोला मैंने, क्योंकि पहला सरफेस कॉनकेव है। पहला सरफेस मतलब आप लेफ्ट से देख रहे हो, तो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट, पहला लेंस मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो ये शेप क्या है, कॉन्वेक्स है। दूसरे सरफेस को मैं राइट से देख रहा हूँ, तो शेप क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये क्या बन गया, बाई कॉन्वेक्स। आई एम लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, आई सी अ प्लेन सरफेस, तो प्लानो। और दूसरी साइड से क्या है, कॉन्वेक्स, तो प्लानो कॉन्वेक्स। आई एम लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट डू आई सी, कॉनकेव, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। गुड, राइट। कई क्वेश्चन में इसी को कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोला है, इसी सेम शेप को क्या बोला है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए करते हैं ऐसा, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्यों, ऑब्जेक्ट तुमने अगर राइट साइड में रख दिया, तो तुम्हारा पहला सरफेस कौन सा है, राइट साइड वाला, तो पहला सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। दूसरा क्या है, कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो जब कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोला है और ऐसा सरफेस दिखाया है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द राइट। तो दो दे आर डूइंग दिस इंटेंशनली टू कंफ्यूज यू। देन हमारे पास बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव, दिस इज बाई कॉनकेव, दोनों सरफेस कॉनकेव। ओके, और अगर दोनों सरफेस का रेडियस का वैल्यू सेम हुआ, तो इक्वी कॉनकेव। ये वर्ड याद रखो, क्योंकि मैं अभी आपको प्लानो कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव और इक्वी कॉनकेव का फॉर्मूला बना के दूंगा फोकल लेंथ का। देन यू मे हैव समथिंग लाइक दिस, एक सरफेस आपके पास कॉनकेव है और एक सरफेस आपके पास प्लेन है, तो यू हैव अ प्लेन सरफेस मोर और लेस। इसको आप बोलोगे प्लानो, क्या बोलोगे इसको, प्लानो कॉनकेव, ये आ गया प्लानो कॉनकेव। गुड, देन यू में हैव क्या मिलेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो यू में हैव कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव विल लुक समथिंग लाइक दिस, क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, तो अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोला है और ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट में। तो ये कौन है, ये कौन है, बाई कॉनकेव। ये कौन है, प्लानो कॉनकेव। ये कौन है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, कॉनकेव मिरर, मिरर नॉट लेंस, मिरर, ये कॉन्वर्जिंग सिस्टम होता है कि डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वर्जिंग, बराबर, करेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग। इसमें उल्टा है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग एंड कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। तो विच मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, convex. Which lens is a diverging lens, concave. Which mirror is converging mirror, concave. And which lens is converging lens, convex. तो कॉनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ तुमने पॉजिटिव लिया था कि नेगेटिव लिया था, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि फोकस पॉइंट पोल के लेफ्ट में आता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि उसका फोकल पॉइंट राइट में आता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, तो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। और कॉनकेव का तो उल्टा है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस का नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव। सिर्फ उल्टा क्या है, वहां पे कॉनकेव ये कॉन्वर्जिंग है, यहाँ पे कॉनकेव ये डाइवर्जिंग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जहां जहां लेंस में तुम कॉनकेव सुनोगे, डाइवर्ज करेगा कि कॉन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव।
जहां भी तुम कॉन्वेक्स सुनोगे लेंस में, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और ये कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कॉन्वर्जिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम पहले इन कम से कम 4 लेंस का, 1 2 3 और 4, इन चारों लेंस का हम लोग फोकल लेंथ का रिलेशन बना लेंगे। अगर आपको याद होगा मिरर का केस, मिरर के केस में फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू रेडियस बाय हाफ, एफ इक्वल टू आर बाई टू। मैंने तभी भी बताया था कि वो सिर्फ मिरर का है, वो लेंस के लिए नहीं है, क्योंकि लेंस के लिए डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस की बात कर रहे हो। तो फर्स्ट, अगर आप बोल रहे हो इक्वी कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस? इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस का रेडियस का वैल्यू क्या है? सेम है। मैंने मॉड क्यों लिखा? क्योंकि पहला सरफेस का रेडियस क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि सेंटर कहाँ है? राइट में। दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव। तो रिमेंबर दिस। देन if you remember, 1 by f was mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। क्लियर है यहां तक? पक्का? देन यूजिंग साइन कन्वेंशन, तुमको फोकल लेंथ फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उसका कन्वेंशन यूज होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। करेक्ट है? राइट। तो R1 क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और R2 क्या लोगे? नेगेटिव। R2 विल बी नेगेटिव। तो सब्स्टिट्यूट करो। therefore 1 by f equal to mu minus 1, 1 by plus R1 and minus of minus R2। सही है? करेक्ट है ना? यस और नो? ओके। लेकिन R1 और R2 की वैल्यू क्या है? सेम है। कितना है? R है। तो क्या आ जाएगा? 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। तो कितना हो गया? 2 बाई आर। तो 1 बाई एफ कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 बाई आर। तो एफ क्या आएगा? आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। नॉर्मली लेंस का मटेरियल कौन सा होता है? ग्लास। तो अगर म्यू की वैल्यू 1.5 आई, मतलब द लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो F इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू 1.5 माइनस 1। व्हाट इज 1.5 माइनस 1? 0.5। व्हाट इज 2 इंटू 0.5? 1। तो F इक्वल टू R। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एंड रेडियस आर सेम, लेकिन इक्वी कॉन्वेक्स नॉट बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स में हो सकता है कि R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग हो। तो ये F इक्वल टू R न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमको बहुत जगह पे फोकल लेंथ दिया ही नहीं होता है, और हमको फोकल लेंथ लगता है, क्योंकि आपको पूछा होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, आपको पूछा है इमेज का डिस्टेंस फाइंड करो, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। राइट? यू आर सपोज टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस, यू हैव बीन गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एफ, बट यू हैव बीन गिवन आर। और अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो एफ इक्वल टू आर। एफ इक्वल टू आर कब? इक्वी कॉन्वेक्स। कब? इक्वी कॉन्वेक्स। एफ इक्वल टू माइनस आर कब? मैंने इसलिए बोला था ना, किसका नेगेटिव फोकल लेंथ होता है? किसका नेगेटिव होता है फोकल लेंथ? कॉन्केव का। पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स का। इक्वी कॉन्वेक्स का कितना आया? कितना आया? एफ इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या आएगा? एफ इक्वल टू माइनस आर। हम शो करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड। अभी आ जाते हैं प्लानो, प्लानो कॉन्वेक्स पे। नाउ फॉर द केस ऑफ प्लानो, प्लानो कॉन्वेक्स, इसमें मैंने पहला सरफेस ले लिया प्लेन। अब अगेन बुक टू बुक डिपेंड करता है प्लेन सरफेस कौन सा लिया है और कर्व कौन सा लिया है। तो पहला सरफेस अगर मैं प्लेन लेता हूं, तो सिंपल सी बात है, R1 इज इंफिनिटी और R2 इज माइनस आर। माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट। तो 1 बाई एफ विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 मतलब 1 बाई इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस आर। व्हाट इज 1 बाई इंफिनिटी? 0। तो 1 बाई एफ कितना आ जाएगा? म्यू माइनस 1, 0 प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना,
So 0 plus 1 by r. So what will be f from here? What is f? What is f? R upon mu minus 1. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? वहां पे डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है. तो दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज. वो जो मैंने आपको नोट्स दिए ना, वो कुछ भी नहीं है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लेनो में 2 नहीं है और इक्वी में 2 है. what will be for plano concave? Minus. Done. Okay, but if again mu equal to 1.5, मतलब लास्ट का बना हुआ है, तो f equal to r upon 1.5 minus 1. What is 1.5 minus 1? 0.5. What is 0.5? 1 by 2. So f equal to 2r. Okay. For plano concave minus 2r. Simple. Then अब हम लोग इक्वी कॉन्केव भी देख ही लेते हैं. लेट अस लुक एट इक्वी कॉन्केव. अब इक्वी कॉन्केव में सिर्फ एक ही चेंज होगा. वहां पे ना R1 क्या था? R1 पॉजिटिव और R2 क्या था? नेगेटिव. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे R1 क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि पहला सरफेस का सेंटर कहाँ आ रहा है? राइट में. दूसरा कहाँ आ रहा है? सॉरी लेफ्ट में. दूसरा कहाँ आ रहा है? राइट में. तो इस केस में R1 हो जाएगा आपका नेगेटिव और R2 हो जाएगा पॉजिटिव. और दोनों क्योंकि इक्वी बोला है तुमने, बिकॉज यू आर सेइंग दिस इज इक्वी, मॉड ऑफ R1 and R2 are same. Therefore 1 by f equal to mu minus 1. 1 by R1. What is R1? Minus R. Minus 1 by R2 is plus R. तो यहाँ प्लस लिख दिया. गुड. तो यह आ जाएगा आपके पास 1 by f equal to mu minus 1. Minus 1 by R. Minus 1 by R मतलब minus 2 by R. So what will be f? What will be f? Quick. Minus R upon 2 times of mu minus 1. बराबर है ना? 2 mu minus 1 upon minus R. उल्टा कर दो ना, रेसिप्रोकल ले लो. minus R upon 2 into mu minus 1. Now if mu equal to 1.5, 1.5 minus 1, 0.5 into 2, 1. तो f equal to कितना आ गया? minus R. Right? Similarly, for plano concave, what was f for plano convex? R upon mu minus 1. तो यहाँ पे क्या आएगा? minus R upon mu minus 1. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हुआ तो कितना आएगा? -2R. f equal to -2R. तो थ्योरी में ही हमने 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेंस केप्ट इन वाटर पे क्वेश्चन आते हैं, एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ पे क्वेश्चन आते हैं, टोटल एपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड पे क्वेश्चन आते हैं. तो मोर और लेस वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब देखते हैं बाकी क्या रह गया. बाकी डेफिनेशन तो तुमको पता ही है. I don't need to take again what is aperture of lens. What was aperture of mirror? The effective diameter of the mirror was called as aperture. तो यहाँ पे भी क्या होगा? Effective diameter of lens is called as aperture. If you remember, intensity of image was directly proportional to aperture square. यहाँ पे भी वही है. Intensity of image is proportional to aperture square. Right? What was power of mirror? 1 upon focal length. और अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर डायोप्टर में है. व्हाट इज पावर ऑफ लेंथ? 1 अपॉन फोकल लेंथ. इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर देन पावर इज इन डायोप्टर. देन अभी क्या रह गया? इमेज फॉर्मेशन का टेबल. एंड आई डोंट वांट टू रिवाइज इट अगेन क्योंकि तुमको पता ही है. याद है क्या? मिरर के टोटल 8 केसेस थे. 6 केसेस थे कॉन्केव मिरर के और 2 केस थे कॉन्वेक्स के. यहाँ पे उल्टा है. 6 केसेस है कॉन्वेक्स लेंस के और 2 है कॉन्केव के. आउट ऑफ 6, 5 times रियल इमेज वाज फॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. आउट ऑफ 5, 2 times diminished image was formed, 1 time same size and 2 times magnified. Point diminished
object at infinity, image at focus, real, inverted and point diminished. Object anywhere beyond C, images between F and C, बराबर. Image formed is real, inverted and diminished. Object at center, image at center, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज. सिर्फ रियल इमेज लेंस के केस में उल्टे साइड पे होता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. करेक्ट. उसके बाद ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन सी एंड एफ, वेयर इज इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन एफ, लेस देन 2f, इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. ये 5 केसेस हो गए रियल के. एक केस था वर्चुअल का. तो वर्चुअल के केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. दिस इज द ओनली वर्चुअल इमेज दैट इज मैग्नीफाइड. और कॉन्केव लेंस जैसे कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, वैसे ही कॉन्केव लेंस नेवर मेक्स रियल इमेज. convex lens will always make virtual image and both the cases have diminished. एक केस में होता है point diminished, एक केस में होता है diminished. तो वो टेबल मुझे रिपीट करने की वापस जरूरत नहीं लगती है, तो we will not repeat that table. We will just move ahead with next topic. Next topic is combination of lens. तो combination of lens. अब first of all सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंस का कॉम्बिनेशन यूज क्यों करना है. मैंने आपको बताया था हमको जब फोकल लेंथ कम करना हो, याद है क्या? फोकल लेंथ कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? थिकनेस बढ़ाया था. थिकनेस बढ़ाने से क्या होता? एबरेशंस आए थे. तो हम लोग इन शॉर्ट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन thickness, it is inversely proportional to thickness. तो अगर मुझे फोकल लेंथ कम करना है तो मुझे लेंस को थिक करना पड़ेगा, लेकिन लेंस को थिक करने के चक्कर में एबरेशंस आ जाते हैं इमेज में, तो हम लोग लेंस को ज्यादा थिक कर नहीं सकते. तो अगर हम लेंस को ज्यादा थिक कर नहीं सकते तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी आपको चाहिए उतने लेंस आप यूज कर सकते हो. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस is equal to 1 upon focal length of first lens plus 1 upon focal length of second lens plus 1 upon focal length of third lens, so on and so forth. 3 यूज करोगे तो 3 टर्म, 4 करोगे तो 4, 5 करोगे तो 5. सिंपल. करेक्ट. तो ये जो 3, 4, 5 लेंस आपने एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में रखे, उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1 upon f3 is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 up to 1 by fn. And the power of the combination will be, what is power? Reciprocal, right, of focal length. So what is 1 upon fc? Power of combination. तो ये क्या आएगा? p1 plus p2 plus p3, right? Then each lens produces magnification. So what is magnification produced by combination? It is m1 into m2 into m3 into m. मैग्निफिकेशन के केस में प्रोडक्ट होता है, एडिशन नहीं होता. आई कैन प्रूव इट. टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप याद है? माइक्रोस्कोप याद है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं याद आपको? याद है? उसमें मैग्नीफाइंग पावर का फाइनल फॉर्मूला क्या था? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. इनटू था ना, मल्टीप्लाई था ना. तो वहां 2 लेंस यूज हुए थे, तो दोनों का क्या आया था? प्रोडक्ट आया था. यहाँ पे 3 होंगे तो कितना आएगा? m1 इंटू m2 इंटू m3. 4 होंगे तो m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4. बस उसी कॉन्सेप्ट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. अगर 2 ही लेंस यूज किए हमने, इफ ओनली 2 लेंस आर यूज्ड, in that case you will get 1 upon fc equal to 1 by f1 plus 1 by f2, which means 1 by fc equal to f2 plus f1 upon f1 into f2. मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f1 into f2 upon f1 plus f2. तो अगर मेरे पास 2 लेंस है, एक का फोकल लेंथ 5 है, एक का 10 है, तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 5 into 10 upon 5 plus 10, that is 50 by 15. 50 by 15 is 10 by 3.
10/3 इज 3.3333, करेक्ट। एक का 5 था, दूसरे का 10 था, तो हमको फोकल लेंथ कम करना है। हो गया कम, कितना आया 3.33। एक का कितना था 5, दूसरा कितना था 10, इफेक्टिव कितना आया 3.33। तो हम फोकल लेंथ कम करने के लिए ही कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे। इस केस में पावर क्या आएगा, P1 प्लस P2। अब जब हमने फॉर्मूलास लिखे हैं, इन सारे में असम्पशन यह था कि ऑल द लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब पहला लेंस है, उसके इमीडिएटली बाद दूसरा लेंस, उसके इमीडिएटली बाद तीसरा लेंस। लेकिन अगर हमारे पास दो लेंस है विथ सम डिस्टेंस बिटवीन देम, सो इफ टू लेंसेज आर separated by distance d, so you have one lens and you have another lens and the distance between the two lenses is d। इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, तो 1/, फोकल लेंथ का फॉर्मूलेशन आता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। दिस इज व्हाट यू विल गेट, नॉर्मली ऐसा आता है, करेक्ट। डी जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको इसको ही पावर के टर्म्स में लिखना है, पावर, व्हाट इज पावर, 1/, फोकल लेंथ P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। 1/f1 इज P1, 1/f2 इज P2, तो माइनस डी P1 इंटू P2। गुड, क्लियर यहाँ तक, डन। अब हम लेंस को कट भी कर सकते हैं, हम एक लेंस को कट करके दो बना सकते हैं। कटिंग ऑफ लेंस, हाँ, अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाकी है, प्रिज्म थ्योरी बाकी है, तो आई कैन रीड योर फेसेस। बहुत सारे ऐसा सोच रहे कि कब खत्म होगा, हो जाएगा थोड़ी देर में। ये ऑप्टिक्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो मुझे रिवाइज करके देना पड़ता है, ऐसा समझो मेरी मजबूरी है ये। तो इफ यू वांट टू स्कोर यू हैव टू वर्क हार्ड। अब ऐसा है, हमारे पास लेंस है, हम इस लेंस को कट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो ऐसा, ऐसा मतलब कैसा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, a line passing through optic center and center, so you can cut the two lenses, sorry one lens, दो तरीके से आप इसको कट कर सकते हो। एक में आप इसको कट कर रहे हो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक केस में उसको कट कर रहे हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हमने लेंस को कट कर दिया तो दो लेंस बन गए, बने कि नहीं दो लेंस, यस, एक लेंस और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा लेंस, तो यू विल हैव टू सेपरेट लेंसेज हियर। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो f1 और f2, मतलब ये जो पहला लेंस और दूसरा लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या है, और जब आपने इसको कट किया, इसको, तो यहाँ पे भी दो लेंस बने, तो यहाँ पे भी दो लेंस बने हैं। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड द सेकेंड लेंस। ये पहला लेंस है, दूसरा लेंस, तो बताओ, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ? तो बताओ मेरे को क्या आएगा। अभी मैंने बताया, थोड़ा टाइम, अब थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ, इसी पेज पे लिखा हुआ है। फोकल लेंथ अगर कम करना हो, फोकल लेंथ अगर कम करना हो, तो लेंस के थिकनेस को बढ़ाओगे कि कम करोगे, बढ़ाएंगे, वेरी गुड। तो अगर मुझे फोकल लेंथ को बढ़ाना हो, if I want to increase the focal length, मतलब I want to move the focus point away from optic center, तो थिकनेस कम करोगे कि बढ़ाओगे, कम करोगे कि बढ़ाओगे, कम या बढ़ाओगे, तो आपको आंसर मिल गया।
तुमने जब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है तो इफेक्टिव थिकनेस आधा हो गया। पहले थिकनेस इतना था, अब हाफ हो गया, थिकनेस हाफ हो गया, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। क्या होगा? डबल होगा। तो व्हाट विल बी फोकल लेंथ हियर? 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल था f, यहाँ पे भी सेम f2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f। पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। फोकल लेंथ डबल हुआ तो पावर क्या होगा? हाफ। तो पावर क्या बन जाएगा? हाफ। और नहीं तो कोई बात नहीं, fp1 इक्वल टू 1/f1, 1/2f, 1/f इज पावर और नीचे आ गया 2, तो p/2। तो जब आप लेंस को परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हो तो फोकल लेंथ बिकम्स डबल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, पावर बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। करेक्ट। और जब आप अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हो तो नो चेंज, क्योंकि इफेक्टिव थिकनेस इज स्टिल द सेम। अब आप बोलोगे नहीं लेकिन ये जो अगर लाइट ऐसे गया तो, अरे मैक्सिमम लाइट जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से ही जाता है। ये हमारे इमेज फॉर्मेशन के अजम्पशन में था। ऑल द रेज आर कंसिडर्ड टू बी पैरेलल एंड पैराएक्सियल, और पैराएक्सियल में एक क्लॉज और था, which means that the rays are passing very close to the principal axis. So effective thickness is the same. So इस केस में no change, no change. Focal length is same and hence power is also same. यहाँ तक क्लियर? गुड। अब एक आखिरी चीज रह गई लेंस की, वन लास्ट थिंग, दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। और छोटा 2 मिनट का भी काम नहीं है वो, इट इज नॉट इवन 2 मिनट्स। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस को पॉलिश करना। लेंस में से क्या होता है? रिफ्रैक्शन। मिरर से क्या होता है? रिफ्लेक्शन। मेरे पास एक लेंस है जिसके 2 कर्व सरफेसेस है और आई डिसाइड दैट इन 2 में से मैं एक सरफेस को पॉलिश कर दूंगा। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है नॉर्मली? कहाँ रखते हो? लेफ्ट में। तो रेस कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? लेफ्ट में। तो मुझे 2 में से एक सरफेस को पॉलिश करना है तो मैं पहले सरफेस को पॉलिश कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? रेज आ रहे थे, तुमने इधर ही इसको ब्लॉक कर दिया, ओपेक बन गया, तो यहाँ तो नहीं कर सकते, तो पॉलिश किसको करोगे? सेकेंड सरफेस को, सेकेंड सरफेस को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली इसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग करना मतलब पॉलिश करना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो इन दिस केस this lens behaves as if it is one complete lens and other is basically a mirror. तो इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और यहाँ पे 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सिर्फ एक जगह पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करते हो शायद, छोड़ो भी चेक कर लेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट 2 सरफेस है तो यहाँ पे होगा, तो 2/FL प्लस 1/FL। तो व्हेन यू सिल्वर अ लेंस, मतलब एक साइड को आपने पॉलिश किया तो उसका न्यू फोकल लेंथ, क्योंकि ये कैसा बन गया? एक लेंथ और एक मिरर, तो 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। करेक्ट? ऐसा ही है ना? 2/FL है ना? यस, करेक्ट। क्लियर? गुड। तो हमारा अभी सिर्फ थ्योरी बाकी रह गया रिवाइज करना, प्रिज्म थ्योरी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। That will not take more than half an hour. So tomorrow we will complete that and immediately start with questions.